19 मई 2026 की सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पर एक व्यक्ति जिसकी पीठ पर एक पिट्ठू बैग लटका हुआ है, साथ में उसके एक हाथ में होता है थर्माकोल का डिब्बा, वो लिए खड़ा हुआ था। इसी बीच में पत्रकारों की नज़र पड़ जाती है। सुबह सुबह अक्सर पत्रकार ऐसे ऑफिसों के बाहर खड़े हो जाते हैं, इंतजार की कोई खबर उन्हें मिल जाए। जैसे पत्रकारों की नज़र पड़ती है, नज़र पड़ जाती है पुलिस वालों की भी। पुलिस के ऑफिसर तक बात पहुंच जाती है और पुलिस का ऑफिसर मौके पर पहुंच जाता है और उस लड़के से, उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या बात है, क्यों आए हो, क्या है इसमें। जो उस थर्माकोल के डिब्बे को ज़मीन पर रखता है। ज़मीन पर रखने के बाद उसके अंदर से जो पॉलीथीन है उसे निकालता है। निकालने के बाद दिखाता है, दिखाते हुए कहता है कि देखो, ये मेरी माँ का हाथ है, मेरी माँ का हाथ डॉक्टरों ने काट दिया है। जैसी ये बात कही जाती है, ऑफिसर एकदम से घबरा जाता है। घबरा इसलिए जाता है क्योंकि सामने मीडिया खड़ी हुई है। मीडिया इस बात को रिकॉर्ड कर रही थी। कई लोग थे जो इसका वीडियो बना रहे थे। एक दो पत्रकार ऐसे भी थे जो बिल्कुल उस पॉलिथीन के अंदर भी झांकने की कोशिश कर रहे थे, देखने की कि क्या वाकई सचमुच इसके अंदर हाथ है। वो एकदम से खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद, इससे पहले खड़ा होता, ऑफिसर ने कहा जल्दी से इसे बंद करिए। ऑफिसर ने उस डिब्बे को तत्काल बंद कराया, उसको पैक कराया। पैक कराने के बाद पूछा कि क्या बात है, क्या नहीं है। तुरंत ही कहता है कि साहब, ये मेरी माँ का हाथ है, जिस हाथ ने मुझे बचपन से पाला था, जिस हाथ ने मुझे रोटियां खिलाई थी, आज मेरी माँ का हाथ एक डॉक्टर ने काट दिया है। इतना कहते हुए वो रोने लगता है। और जैसे वो रोने लगता है तभी वो कहता है कि साहब, मैं फौजी हूँ, मैं आईटीबीपी का एक सिपाही हूँ और मैं यहीं पर महाराजपुर में जो 32वीं बटालियन है आईटीबीपी की, उसमें बतौर कांस्टेबल के तौर पे जॉब कर रहा हूँ। मेरी माँ के को इंसाफ दिलाइए, मुझे इंसाफ के लिए यहाँ पर आना है। अब जैसे बात इंसाफ की हो रही है, पत्रकार लगातार सवाल कर रहे थे और जब सवाल कर रहे थे तो वो ऑफिसर ये बचाने की कोशिश कर रहा था कि ताकि ये बात मीडिया तक ना पहुंचे। इससे पहले ही उन्होंने शांत करने की कोशिश की और शांत करने के बाद कहा कि परेशान मत होइए, इधर आइए। इसी बीच में उस ऑफिसर ने एक आवाज़ लगाई और आवाज़ लगाने के बाद कहा कि ये सीएमओ को एक पत्र लिखो और इस मामले की जांच पड़ताल कराओ। अभी तक जो बात थी, उस व्यक्ति ने यह भी बताया था कि वह पिछले 3 दिन से इसी हाथ को लेकर कभी थानेदार के पास जाता है तो कभी किसी बड़े अधिकारी के पास जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो रोने लगता है। फौजी को रोता हुआ देखकर पत्रकारों को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन ये वीडियो बन जाता है और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। हालांकि जब लगता है कि अधिकारियों की बात आगे न बढ़ जाए, इसलिए सीएमओ को पत्र लिखा जाता है। सीएमओ से मामले की जांच कराई जाती है और जांच के बाद पता चलता है कि क्लीन चिट दे दी गई है। जैसे ही प्रथम दृष्टया जांच में क्लीन चिट दे दी जाती है, उसके बाद फिर आगे जो होता है ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में एक इतिहास बन जाता है। और इस बात की हमेशा चर्चाएं जरूर हुआ करेंगी, क्योंकि इस फौजी के साथ जो उसके अधिकारियों ने उसके साथ किया, बाकी आप भी उन अधिकारियों को सैल्यूट करने पर विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। क्या है पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं और समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का एक थाना लगता है हथगांव, और हथगांव थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है आलीमऊ। आलीमऊ का रहने वाला विकास सिंह नाम का एक लड़का होता है, जो कि आईटीबीपी 32वीं बटालियन महाराजपुर कानपुर में उसकी पोस्टिंग होती है। दरअसल वो कांस्टेबल के पद पर तैनात होता है। कई दिनों से उसकी माँ बीमार थी। माँ दरअसल निर्मला देवी जब बीमार होती है तो बीमारी होने की खबर उसके पास तक पहुंच जाती है। वो कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इनको यहीं लेके आ जाओ महाराजपुर में ही, मैं किसी डॉक्टर को दिखवा दूंगा। और जैसे ही महाराजपुर में डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर उनका ईसीजी भी करता है और ईसीजी करने के बाद उनकी तबीयत देखता है। तबीयत देखने के बाद डॉक्टर कहता है कि इनकी हालत ठीक नहीं है, आपको एक काम करना चाहिए, आपको एक हायर मेडिकल सेंटर या किसी अच्छे डॉक्टर के पास इनको लेके जाओ, क्योंकि वहीं पर इनका इलाज संभव हो सकता है, इनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब है। जैसे ही परिवार वालों को ये बात पता चलती है, परिवार के लोगों ने आपस में बैठकर मशवरा करना शुरू कर दिया कि आखिरकार कानपुर में कहाँ लेके जाएं। तभी कई लोगों ने कहा कि एक काम करो, पारस हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल है, आपको वहाँ पर लेके जाना चाहिए। शाम का समय हो रहा था, तुरंत ही गाड़ी का इंतजाम किया जाता है। इंतजाम करने के बाद माँ को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। दरअसल माँ के सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए जब परेशानी बढ़ने लगती है, जैसे जैसे गाड़ी आगे चल रही है वैसे वैसे माँ की तबीयत भी लगातार बिगड़ती चली जाती है। और तबीयत बिगड़ने के बाद इसी बीच में रास्ते में देखते हैं तो जाम लगा हुआ है, जाम की स्थिति बनी हुई थी और ये गाड़ी पारस हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाती। तभी फिर से एक मशवरा लिया जाता है, एक काम करते हैं, पारस हॉस्पिटल न दिखा के पास में ही एक कृष्णा हॉस्पिटल है, कृष्णा हॉस्पिटल में लेके चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं। और जैसे ही कृष्णा हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तुरंत ही उसमें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया जाता है। वहाँ पर भर्ती कराने के बाद इलाज शुरू हो जाता है। डॉक्टर पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आई है। तभी घर वाले, परिवार वाले कहते हैं कि कई दिनों से सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार परेशानी क्या है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि आप चिंता मत करो, और डॉक्टर ने इलाज करना शुरू कर दिया। करीब करीब 12 घंटे तक वो वहाँ पर रहती हैं निर्मला देवी, और 12 घंटे के बाद उन्हें बिल्कुल जो अभी तक तबीयत थी वो तबीयत बिल्कुल
ठीक होने लगती है। लेकिन जैसे ही बेटा यानी कि जो फौजी है अपनी माँ के पास जाता है और माँ का सीधा वाला हाथ देखता है, हाथ देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। हाथ सूजा हुआ था, हाथ सूजा हुआ है, साथ ही वो काला भी दिख रहा है, नीला भी दिख रहा है। काला नीला क्यों दिख रहा है? वो डॉक्टर से पूछता है। डॉक्टर कहते हैं कि परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएंगी, अभी थोड़ा 1-2 घंटे का समय दीजिए। ऐसे 1-2 घंटे का करते करते अगली शाम आ जाती है, यानी कि 14 मई 2026 की शाम हो जाती है। तभी डॉक्टर लोग कहते हैं कि एक काम करो, इनको दूसरे किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दीजिए, वहीं आप दिखवा लीजिए। परिवार वालों को अब उन्हें बचाना था निर्मला देवी को, तुरंत ही यहाँ से हॉस्पिटल बदल दी जाता है और पारस हॉस्पिटल में जाकर उनको भर्ती करा दिया जाता है। और जैसे पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि डॉक्टर कहते हैं कि जिनका हाथ है सीधा वाला हाथ, उनके हाथों का जो सर्कुलेशन है वो कलाई से आगे तक ब्लड पहुंच नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है ब्लड थोड़ा गाढ़ा मात्रा में है, इसको थोड़ा सा वैसा करना पड़ेगा। एक इंजेक्शन आएगा, लगभग 40,000 रुपये के आसपास का इंजेक्शन लग जाएगा, तो ब्लड जो गाढ़ा है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा और ब्लड का सर्कुलेशन घूमने लगेगा। यदि इसके बावजूद भी ब्लड का सर्कुलेशन नहीं घूमा तो ऐसा भी हो सकता है कि हाथ भी काटना पड़ जाए। जब घर वालों ने ये बात सुनी तो घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, हाथ काटने की स्थिति आ गई है, ऐसी क्या गलती हुई है? डॉक्टर कहते हैं देर बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये जो हाथ में जो इन्फेक्शन है वो लगातार पूरे हाथ में फैलता चला जाएगा। पहले हाथ में फैलेगा, उसके बाद फिर बॉडी में फैलेगा और मरीज की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप फैसला ले लीजिए। अब जितनी जल्दी वाली बात थी, फैसला लिया जाता है। तो इस 17 मई 2026 की शाम को आखिरकार उस महिला यानी कि निर्मला देवी, जिसका बेटा फौजी है, फौजी की माँ का हाथ काटना पड़ जाता है। हाथ कलाई के से थोड़ा सा ऊपर यानी कि कोहनी से नीचे हाथ काट दिया जाता है। और जैसे ही हाथ कटता है तो अब ये डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब से बार बार एक ही बात पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब, माँ को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी लेकिन हाथ काटा गया है, इसके पीछे की कुछ तो वजह बताइए। तो अलग अलग डॉक्टर थे, अलग अलग सलाह मशवरा दे। किसी ने कहा कि कोई शायद इंजेक्शन गलत लगा होगा, इंजेक्शन नस में लगना चाहिए था, वो मांस में लग गया होगा, इसी वजह से तो शायद दिक्कत आई होगी। इसलिए सही कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही थी। अब इस व्यक्ति को यानी कि फौजी को ऐसा लगता है, विकास सिंह को, कि उसको पुलिस से मदद मांगनी चाहिए, इस मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और जांच में जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपनी माँ का हाथ लेता है, हाथ लेने के बाद उसको एक थर्माकोल के डिब्बे में रखता है, हालांकि उसके पहले पॉलीथीन के अंदर पैक कर लेता है और सीधा थानेदार के पास पहुंच जाता है। और थानेदार से जाकर कहता है कि साहब, इस तरह से बात है, मैं ITBP 32वीं बटालियन महाराजपुर में मेरी तैनाती है, मेरी माँ इस तरह से बीमार हुई थी। पूरी कहानी बयां करने के बाद वो एक कागज़ पर लिख देता है, प्रार्थना पत्र लिखकर थानेदार को दे देता है। थानेदार कहता है कि आप चिंता मत करो, बिल्कुल भी, हम इस मामले की जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद देखेंगे। थानेदार प्रार्थना पत्र तो रख लेता है लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है। जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद फौजी परेशान हो जाता है। फौजी को ये बताया जाता है कि एक IPS ऑफिसर हैं, महिला हैं, बहुत अभी नई नई पोस्टिंग है, आपको उनसे मिलना चाहिए और वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। फिर वो व्यक्ति यानी कि फौजी पहुंच जाता है सीधा IPS ऑफिसर के पास, वहाँ जाता है, वहाँ भी प्रार्थना पत्र ले लिया जाता है। प्रार्थना पत्र ले लिया जाता है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब ये इतना ज़्यादा मायूस हो जाता है, परेशान हो जाता है, अपने बड़े अधिकारी के पास जाता है, CO यानी कि कमांडेंट ऑफिसर के पास जाता है, ITBP के अब 32वीं बटालियन के। उनके पास जाने के बाद बताता है पूरी कहानी। वो कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम जाओ और जो भी हो सकेगा हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। जो उनका CO है वो तो लगातार उनकी खैर खबर ले रहा है फौजी की, लेकिन फौजी जब पुलिस के पास जाता है तो कोई बातचीत नहीं होती है। तभी CO साहब जो कमांडेंट ऑफिसर हैं वो अपने फौजी से कहते हैं कि तुम एक काम करना, अब की बार किसी बड़े अधिकारी के पास जाओ तो मेरी बात जरूर करा देना। जब बात कराने की बात आती है तो ये 19 मई 2026 की लगभग सुबह 11:30 बजे के आसपास जाता है। तब बातचीत कराने वाली बात आती है तो CO यानी कि कमांडेंट ऑफिसर से तो बातचीत नहीं हो पाती है, लेकिन वहाँ अधिकारियों से थोड़ी तसल्ली देते हैं कि परेशान मत होइए, हम इस मामले की जांच कराते हैं। जांच के लिए पत्र CMO को लिखा जाता है, CMO इस मामले की जांच करवाते हैं और जांच कराने के बाद कुछ ही घंटों में जांच हो जाती है और जांच में क्लीन चिट मिल जाती है। और जैसे क्लीन चिट मिलती है तो ये जो फौजी होता है ये बड़ा मायूस हो जाता है, परेशान हो जाता है, रोने लगता है और रोते हुए अपने ही अधिकारी के पास जाकर अपनी बातचीत रखता है। वहाँ और भी कई अधिकारी मौके पर मौजूद थे, कमांडेंट के साथ जैसे मौजूद थे। तो ये गौरव प्रसाद हैं कमांडेंट ऑफिसर, वो उनसे अभी बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था। बाकी 1-2 अधिकारी आते हैं, कहते हैं कि यहाँ कृष्णा में इलाज चल रहा था। बोले जी हाँ, कृष्णा में चल रहा था। यार वो डॉक्टर तो ठीक नहीं है, उसने शायद पहले भी 1-2 फौजियों के साथ ऐसी हरकतें की हैं, आपको इस पर कुछ ना कुछ मामले में कार्रवाई करवानी ही पड़ेगी। लेकिन कार्रवाई किससे करे? 3 दिन से लगातार तो वो अपनी माँ का हाथ लेकर घूम रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। तभी यहाँ पर फौजियों ने एक पूरा प्लान बनाया, हालांकि वो बिल्कुल सही नहीं था, वो अनुशासनहीनता के दायरे में भी आ सकता था, ये जाहिर सी बात है। और ये ऐसा आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, ऐसा सिर्फ सुना होगा कि हाँ कहीं ऐसा हुआ होगा, लेकिन भारत में शायद कहीं ऐसा देखने को सुनने को बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर ही मिला होगा।
ऐसे में जो कमांडेंट ऑफिसर होते हैं वो अपनी बाकी टीम से बातचीत करते हैं और बाकी टीम के जो अधिकारी होते हैं उनसे बातचीत करने के बाद सभी अपनी अपनी वाहनों में बैठ जाते हैं। करीब करीब 8 वाहन होते हैं और 8 वाहन में बताया ऐसा जाता है करीब करीब 50 फौजी होते हैं जो आईटीबीपी के होते हैं, सबके हाथ में हथियार होते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं कमिश्नर के ऑफिस पर। जैसे पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद सब ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, जैसे क्या किसी युद्ध पर जाते हैं, कुछ इसी तरह की पोजीशन थी। अभी तक सीपी को, कमिश्नर पुलिस को भी पता नहीं था कि ये सब चल क्या रहा है। जब ये जाते हैं तो वहां जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले इस दृश्य को देख के एकदम से घबरा से जाते हैं, क्योंकि अब अचानक ही इतनी बड़ी संख्या में फौजियों का अचानक से आना, ये अपना आप में बाकी एक बड़ा सवाल था। सूचना दी जाती है, अंदर से भी इस खबर आ जाती है कि आइए बातचीत करते हैं। और जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर को ये बात अखर रही थी, परेशान कर रही थी कि इस तरह से नहीं आना चाहिए था। आते तो 1-2 आ जाते, लेकिन पूरे फौजियों को लाने की यहाँ पर क्या जरूरत थी। हालांकि इसी बीच में इशारा कर दिया जाता है और फौजियों को वहाँ से हटा दिया जाता है। अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे, मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे, गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फौजियों ने अभी तक एक वो ली हुई थी, मतलब एक पोजीशन ली हुई थी, वो पोजीशन से हट जाते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। सीएमओ साहब को बुलाया जाता है। सीएमओ साहब होते हैं, अब यहाँ पर कई आला अधिकारी होते हैं पुलिस के, आईटीबीपी के जो कई बड़े अधिकारी होते हैं, बैठकर लगभग 2.5-3 घंटे तक बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। और बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। जो जांच अभी तक हुई थी उस जांच से अधिकारी संतुष्ट नहीं थे। वो कहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराइए और जांच कराने के बाद अब हमें संतुष्टि होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें कुछ उच्च स्तरीय जांच कराने की भी हम मांग करेंगे। बात जब बड़े अधिकारियों तक चल रही थी तो इसकी फिर से जांच कराने की बात इसलिए भी आई क्योंकि कुछ ही देर में ये वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो क्या फेसबुक हो, या फिर कह सकते हैं यूट्यूब, हर जगह पर जहां देखो वहां पर ये कानपुर की कहानी जो थी सोशल मीडिया पर तैरने लगती है। अब पक्ष हो, विपक्ष हो, नेता हो, हर कोई इसी बारे में बातचीत कर रहा था कि फौजियों ने अपने फौजी के लिए कितनी बढ़िया काम किया है। कुछ लोग इस बात को अनुशासनहीनता के दायरे में भी मान रहे थे, लेकिन जो भी था वो वाकई एक माँ का हाथ था। और वैसे भी फौजियों ने कसम खाई होती है कि हम भारत माँ की सेवा करेंगे। वो भारत माँ की सेवा के साथ साथ अपनी माँ की भी तो सेवा करने की कसम खाते हैं, जिसने उसे पाला है, पोसा है, जिसने उसे एक हाथ से खाना खिलाया। उसी माँ का अगर हाथ काट लिया जाए तो किसी भी इंसान को गुस्सा आ जाएगा। काश यही गुस्सा थानेदार को आ जाता, काश यही गुस्सा सीएमओ को आ जाता, काश यही गुस्सा उस आईपीएस ऑफिसर को आ जाता, तो शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं होती, ये इतनी बड़ी कहानी नहीं बनती, ना मैं ये कहानी आपको सुना रहा होता। लेकिन वाकई एक फौजी को इतनी दिक्कतें हुई, इतनी परेशानी हुई, यही कारण है कि सीओ गौरव प्रसाद को अपनी टीम के साथ वहाँ पर मौके पर पहुँचना पड़ा। और पहुँचने के बाद अब ये कहानी हर जगह चर्चाओं का विषय बनी हुई है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि इस फौजी की जो माँ का हाथ काटा गया है, सांस लेने में दिक्कत थी, और ये असली वजह क्या है, असली वजह सामने निकल कर आएगी तो कितनी ही अच्छी बात होगी, उस फौजी को भी न्याय मिल सकेगा। हम भी इस अपनी वीडियो के माध्यम से सरकार, शासन, पुलिस से, सभी से ये मांग करते हैं कि इस मामले में जो भी हो उचित जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और उस गरीब फौजी को इंसाफ मिलना ही चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते फलक नाज हैं जो कि पूर्णिया से की हैं, और मोहम्मद अर्श हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।